ये कहानी मूल सूत्र से प्रेरित है, लेकिन इसे मैंने अपने शब्दों में और विश्लेषण में पूरी तरह से नया रूप देकर प्रस्तुत किया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, द वुमन इन वाइट के लेखक विल्की कॉलिंस अंग्रेजी साहित्य के उन शुरुआती लेखकों में गिने जाते हैं जिन्होंने रहस्य, सस्पेंस और क्राइम फिक्शन की बुनियाद रखी। कॉलिंस की ये कहानी 1860 में प्रकाशित हुई थी, यानी ये उन दिनों की है जब न तो शेरलॉक होम्स आया था और न ही अगाथा क्रिस्टी का जन्म हुआ था। इसीलिए आप कह सकते हैं कि वॉल्टर हार्ट्राइट की कहानी अपने समय से बहुत आगे की थी। एक ऐसी कहानी जिसने भविष्य में आने वाले डिटेक्टिव उपन्यासों, जासूसी किरदारों और सस्पेंस लेखकों को दिशा दी। इस उपन्यास का नायक वॉल्टर हार्ट्राइट एक युवा आर्ट टीचर है। वो शांत, संवेदनशील और ईमानदार स्वभाव का इंसान है, और तभी उसकी ज़िंदगी में एक मोड़ आता है जब आधी रात को वो एक सड़क पर एक रहस्यमय सफ़ेद कपड़ों वाली औरत को देखता है। ये मुलाकात न सिर्फ कहानी की शुरुआत बनती है, बल्कि पूरे उपन्यास को उसकी अनोखी रहस्यपूर्ण दुनिया में ले जाती है। कॉलिंस की ये खासियत थी कि जब वो मनोवैज्ञानिक सस्पेंस, सामाजिक रहस्यों और जटिल मानवीय संबंधों को मिलाकर ऐसी कहानी गढ़ते थे जिसे पढ़ने वाला आखिरी पन्ने तक बंधा रहता है। इसी वजह से द वुमन इन वाइट को अंग्रेजी साहित्य का पहला सस्पेंस थ्रिलर क्लासिक कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही रहस्यमय कहानियाँ पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी जब भी आए आप उसे सबसे पहले सुन सकें। अध्याय पहला। लंदन की एक शांत, ठंडी रात थी। सड़कें लगभग खाली थी। सिर्फ दूर कहीं किसी घोड़ों की टापों की हल्की आवाज़ और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आसमान बादलों से भरा हुआ था, जैसे रात अपने भीतर कोई रहस्य छुपाए बैठी हो। इसी रात हमारे नायक वॉल्टर हार्ट्राइट, एक युवा आर्ट टीचर, अपने घर से निकलकर शहर के बाहरी इलाकों की ओर जा रहे थे। वो हमेशा की तरह शांत मन से चल रहे थे, लेकिन आज उन्हें लगता था कि हवा में कुछ अलग सी ऊर्जा है, कुछ ऐसा जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। वॉल्टर की आंखों में एक कलाकार की जिज्ञासा थी। वो दुनिया को थोड़े अलग अंदाज से देखते थे। पेड़ों की परछाइयाँ, धुंध की हल्की परत और गली गली में नाचती पीली गैस लैम्प की रोशनी, सब कुछ उन्हें किसी पेंटिंग जैसा लगता था। वो अपने विचारों में खोए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक हलचल हुई। वॉल्टर रुक गए। सामने दूर एक महिला तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। सफ़ेद कपड़े, दुबली पतली काया और चाल में एक अजीब सी घबराहट। उनके कदम अनजाने में धीमे हो गए। जैसे जैसे वो महिला पास आती गई, वॉल्टर को महसूस हुआ कि वो डरी हुई है, बहुत ज़्यादा डरी हुई। उसके कपड़े भी किसी अमीर घराने की स्त्री जैसे लग रहे थे, लेकिन बिखरे हुए, मानो वो कहीं से भागकर आई हो। महिला आकर उनके सामने रुक गई। उसकी सांसें तेज थी, आवाज़ कांप रही थी। क्या क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसने धीरे से पूछा। वॉल्टर ने तुरंत महसूस किया कि ये कोई साधारण रात नहीं है और ये महिला कोई साधारण महिला नहीं है। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, आप घबराइए मत, बताइए क्या हुआ है, आप किससे भाग रही है? महिला ने चारों ओर नज़र दौड़ाई, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो किसी बड़े संकट में है। फिर उसने वॉल्टर की ओर गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, प्लीज़ मुझे यहाँ से सुरक्षित जगह पहुँचाइए। मुझ पर बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है और कोई मुझे सच बोलने नहीं देगा। वॉल्टर इस अनोखी, डरावनी और दुख भरी बात को सुनकर समझ नहीं पाए कि ये कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन इतना तो पक्का था कि अब उनकी ज़िंदगी एक अजीब और ख़तरनाक रास्ते पर मुड़ने वाली है। आधी रात की सड़क, सफ़ेद कपड़ों वाली औरत और एक अनकहा रहस्य, यही थी वुमन इन वाइट की शुरुआत। अध्याय दूसरा। अनजान सड़क पर एक अजीब गुजारिश। वॉल्टर हार्ट्राइट उस रहस्यमय औरत को देखकर जितना चौंके थे, उससे कई ज़्यादा हैरान वे तब थे जब वो औरत अचानक उनके कदमों के बिल्कुल पास आ खड़ी हुई, जैसे वो आखिरी उम्मीद लेकर उनके सामने आई हो। रात की ठंडी हवा कुछ बेचैनी से घुल रही थी। दूर एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन महिला ने तुरंत अपना सिर घुमा लिया, जैसे वो हर आवाज़ से डर रही हो। वॉल्टर ने महसूस किया
कि वो सिर्फ थकी या परेशान नहीं, वो किसी भारी सच्चाई से दबे हुए इंसान की तरह लग रही थी। धीमी आवाज में उसने कहा, मेरी एक विनती है, जो भी हो किसी को मत बताइए कि आपने मुझे यहाँ देखा है। वॉल्टर ने अनजाने में उसकी चिंता कम करने के लिए सिर हिला दिया, पर अंदर ही अंदर वो और उलझते जा रहे थे। आप आखिर जा कहाँ रही है? वॉल्टर ने पूछा। महिला का जवाब छोटा सा था, मुझे सिर्फ आज रात आज़ाद रहना है। यह वाक्य शांत रात में भी एक तूफान की तरह लगा। आज़ाद? किसी से? किस चीज़ से? वॉल्टर के मन में सवालों की लहरें उठने लगी। महिला ने आगे बढ़कर उनके हाथ को हल्के से छुआ। ये स्पर्श डर, भरोसा और घबराहट का मिला जुला एहसास था। आप अच्छे इंसान लगते हैं, आपकी आंखों में डर नहीं, दया दिख रही है। वॉल्टर इस अचानक तारीफ से शर्मिंदा हो गए। वो उसका चेहरा अब साफ देख पा रहे थे, फीकी पर ताज़ा मासूमियत, जैसे वो कभी किसी अमीर परिवार की सम्मानित लड़की रही हो, पर उस पर कोई भारी साया अब भी था। वॉल्टर ने कहा, अगर आपको मदद चाहिए तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन आपको मुझे सच्चाई बतानी होगी। महिला ने एक पल के लिए उनकी आंखों में गहरी नज़र डाली। ऐसा लगा जैसे वो तय कर रही हो कि उन पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। फिर वो बोली, अगर मैं जिंदा रही तो एक दिन सब बताऊंगी, बस आज की रात मुझे सुरक्षित जगह छोड़ दीजिए। ये सुनकर वॉल्टर का दिल धड़क उठा। क्यों वो कह रही थी, अगर मैं जिंदा रही? सड़क पर 2-3 घोड़ा गाड़ियों की आवाज़ उभरी। महिला चौंक कर एक दीवार के पीछे छिप गई। उसकी सांसें तेज हो गई। वॉल्टर अब समझ चुके थे, यह महिला किसी बहुत ही घातक और रहस्यमयी हालत में है, कुछ ऐसा जिसका सच उनके सामने पूरी तरह से नहीं खुल रहा था। उन्होंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। आइए, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ कोई आपको ढूंढ नहीं पाएगा। महिला की आंखों में पहली बार राहत की एक महीन सी चमक दिखी। उसने वॉल्टर का हाथ थाम लिया और यही से शुरू हुआ वॉल्टर के जीवन का सबसे अजीब, खतरनाक और सस्पेंस भरा अध्याय। एक अजनबी औरत, सफ़ेद कपड़े, भागती हुई जिंदगी और एक ऐसा सच जिसके खुलने से कई जिंदगियां बदलने वाली थी। अध्याय 3। जब वॉल्टर ने पहली बार लॉरा को देखा। कुछ दिनों बाद वॉल्टर हार्टराइट अपनी नई नौकरी के लिए लिमरिज हाउस पहुंचते हैं। यही वो जगह थी जहां उन्हें 2 बहनें लॉरा फेयरली और मैरियन हेलकॉम को ड्राइंग और पेंटिंग सिखानी थी। लिमरिज हाउस का वातावरण बिल्कुल अलग था। लंदन की भीड़, शोर और धुएं से दूर। यहाँ हवा हल्की थी, पेड़ों में खुशबू थी और जगह में एक तरह की पुरानी अंग्रेजी शांति थी। घर की इमारत ऊंची, खूबसूरत और रंगीन कांच की खिड़कियों से भरी थी। वॉल्टर के लिए ये मानो किसी दूसरे संसार में कदम रखने जैसा था। मैरियन से मुलाकात। सबसे पहले वॉल्टर की मुलाकात मैरियन से होती है। स्मार्ट, मजबूत, तेज दिमाग वाली लड़की जिसकी बातचीत में आत्मविश्वास था। उसे दूसरों का मन तुरंत पढ़ लेने का हुनर था। मैरियन ने वॉल्टर का स्वागत करते हुए कहा, हमारा घर शांत है, लेकिन कला प्रेमियों के लिए ये एक आदर्श जगह है। आशा है यहाँ आपको अच्छा लगेगा। उसकी आवाज़ में एक दोस्ताना गर्माहट थी, जिससे वॉल्टर का पहला तनाव कम हो गया। और फिर लॉरा आई। जब वो कमरे का निरीक्षण कर रहे थे, तभी कोमल कदमों की आहट हुई। वॉल्टर ने मुड़कर देखा। दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी थी, लॉरा फेयरली। उसके चेहरे पर एक अद्भुत मासूमियत थी, जैसे कोई सफ़ेद गुलाब हवा में हल्के से डोल रहा हो। नाजुक चेहरा, शांत आंखें और एक ऐसी शालीनता जिससे किसी को भी पहली नज़र में सम्मान और स्नेह महसूस हो। वॉल्टर कुछ क्षणों तक उसे देखते ही रह गए, क्योंकि उसके चेहरे में कुछ ऐसा था जो उन्हें पहले कहीं देखा हुआ सा लगा। एक अजीब सी पहचान, जैसे कोई अधूरी याद अचानक उभर आई हो। लॉरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। आशा है आप मुझे अच्छे से सिखाएंगे। उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत, मीठी और मासूम थी। वॉल्टर के भीतर अचानक एक हलचल सी हुई। वो नहीं समझ पाए ये आकर्षण था या कोई अनजाना डर। उसी शाम जब लॉरा कमरे से निकली, मैरियन ने वॉल्टर से कहा, अजीब बात है, आपको लॉरा को देखकर कुछ जाना पहचाना लगा होगा, है ना? वॉल्टर चौंक गए। आपको कैसे पता? उन्होंने पूछा।
मेरी एन धीरे से मुस्कुराई और बोली, क्योंकि जब आपने लॉरा को देखा, आपकी आंखों में वही हैरानी थी जो लोग पहली बार उस औरत को देखकर महसूस करते हैं। वॉल्टर का दिल जोरों से धड़कने लगा। कौन सी औरत? उन्होंने घबराते हुए पूछा। मेरियान ने जवाब दिया, वही जो कुछ दिन पहले पास की सड़क पर सफ़ेद कपड़ों में देखी गई थी। और यहीं पर वॉल्टर को वो झटका लगा जिसने पूरी जिंदगी को एक रहस्य की तरफ मोड़ दिया। लॉरा का चेहरा अजीब तरह से मिल रहा था उस सफ़ेद कपड़ों वाली महिला से। एक जैसा डर, एक जैसी मासूमियत, एक जैसा चेहरा। वॉल्टर अब सिर्फ एक आर्ट टीचर नहीं थे, वे अब किसी ऐसे रहस्य के केंद्र में आ चुके थे जो दो महिलाओं के बीच एक गहरे डरावने सच की ओर इशारा कर रहा था। अध्याय 4। दो चेहरों के बीच छुपा हुआ रहस्य। मेरियान की बात सुनकर वॉल्टर कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल चुप रह गए। कमरे में जैसे हवा भारी हो गई थी। लॉरा उस औरत जैसी। उनके मन में जैसे कोई पुरानी घंटी बज उठी। वही लड़की जिसे उन्होंने रात में देखा था, सफ़ेद कपड़ों में कांपती हुई, डरी हुई, और अब वही चेहरा लॉरा में। वॉल्टर ने धीरे धीरे कहा, क्या ये सच है? लोग सच में कहते हैं कि वो दोनों एक जैसी दिखती हैं। मेरियान ने खिड़की के बाहर पेड़ों की ओर देखते हुए कहा, हाँ, गांव के कई लोगों ने बताया है। पहली नज़र में दोनों में फ़र्क करना मुश्किल है, लेकिन वजह कोई नहीं जानता। वॉल्टर की सांसें अब तेज़ हो गई। उनके सामने दो तस्वीरें तैर रही थी, एक रात की अंधेरी सड़क और दूसरी लिमरिज हाउस के शांत कमरे में खड़ी लॉरा। दोनों की मासूमियत, दोनों का डर, दोनों की आंखें मानो एक ही कहानी के दो अलग पन्ने हों। लॉरा का अजीब व्यवहार। कुछ दिनों में वॉल्टर ने एक और बात नोटिस की। लॉरा कभी कभी अचानक उदास हो जाती, जैसे किसी गहरे बोझ से दब रही हो। एक दिन वॉल्टर ने पूछा, क्या कुछ परेशानी है? अब बहुत खोई हुई लगती है। लॉरा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। कभी कभी लगता है कुछ बातें हम चाहे कितना भी छुपा लें, वे दिल में कांटे की तरह चुभती रहती हैं। उसकी आवाज़ में छिपा डर वॉल्टर से छिपा नहीं रहा। वॉल्टर को रात में मिली वो औरत अचानक याद आई। मुझ पर बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है। क्या लॉरा भी किसी ऐसे ही अन्याय की ओर बढ़ रही थी? मेरियान का इशारा। उसी रात खाने के बाद मेरियान वॉल्टर के पास आई और बोली, आप समझदार लगते हैं वॉल्टर, इसलिए एक बात साफ कहती हूँ, लॉरा बहुत कोमल दिल की है। उसके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर सवाल नहीं पूछे जा सकते। वॉल्टर ने चौंक कर पूछा, कौन सी बातें? मेरियान ने गहरी सांस ली और बोली, उसकी शादी तय हो चुकी है और ये शादी उसकी पसंद से ज़्यादा किसी और की इच्छा का नतीजा लगती है। वॉल्टर का दिल जैसे अचानक भारी हो गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे लॉरा के लिए कितना महसूस करने लगे थे। वॉल्टर की बेचैनी बढ़ती है। रात को अकेले में वॉल्टर ने सोचा, क्या वो सफ़ेद कपड़ों वाली औरत लॉरा जैसी दिखती थी? क्यों लॉरा के चेहरे पर वो छुपा हुआ डर था? किस इच्छा की वजह से? किस इच्छा की वजह से उसकी शादी तय की गई थी? और क्या ये सिर्फ एक संयोग था या किसी गहरे षड्यंत्र की शुरुआत? वॉल्टर का दिल अब सिर्फ कला नहीं, एक रहस्य में उलझ चुका था। उन्हें महसूस हुआ, यहाँ कुछ बहुत बड़ा, कुछ खतरनाक और धीरे धीरे सामने आ रहा है और वो इससे दूर नहीं जा सकते। अध्याय 5। सर पर्सिवल ग्लाइड। मुस्कान के पीछे छिपी हुई चाल। लिमरिज हाउस में माहौल कुछ दिनों से बदल रहा था। मेरी एन और लॉरा की बातचीत में अब एक अजीब सी गंभीरता घुल गई थी। हर कोई किसी आगामी घटना की तैयारी में दिखाई देता था। वॉल्टर हार्टराइट ये सब महसूस कर रहे थे, लेकिन असली तूफान अभी तय नहीं था। और फिर वो दिन आया। दोपहर की ठंडी हवा में अचानक घोड़ों की टापों की जोरदार आवाज़ सुनाई दी। एक भव्य गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी। नौकर तेजी से दौड़े। वॉल्टर खिड़की से बाहर देख ही रहे थे कि गाड़ी से उतरता हुआ एक आदमी नजर आया। लंबा, सफाई से तैयार, बेहद पॉलिश्ड और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो एक पल के लिए विश्वास दिला दे और अगले ही पल डरा भी दे। सर पर्सिवल ग्लाइड, लॉरा के होने वाले पति। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में एक अजीब सी चमक। जैसे वो कमरे में दाखिल होते ही
सबका मन पढ़ लेता हो। मेरी एन ने धीरे से वॉल्टर से कहा, यही है वो आदमी जिस पर लॉरा की पूरी जिंदगी टिकी हुई है। मेरी एन की आवाज़ में कड़वाहट थी। वो वॉल्टर ने पहली बार सुनी। पहली मुलाकात। सर पर्सिवल कमरे में आया और बोला, मिस फेयरली कैसी है? उनकी सेहत, उनका मन, सब ठीक तो है? शब्द मधुर थे, लेकिन आवाज़ में कुछ ऐसा था जो वॉल्टर को अंदर तक खटका गया। वॉल्टर ने उसे गौर से देखा। ग्लाइड के चेहरे पर चिपकाई हुई सी मुस्कान थी, जैसे उसने किसी नाटक का मुखौटा पहन रखा हो। जब लॉरा कमरे में आई, उसके चेहरे पर हल्की असहजता थी। वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही थी। वॉल्टर को पहली नज़र में पता चल गया, वो इस आदमी के सामने सहज नहीं है। लॉरा की आंखें सब बता देती थी। ग्लाइड ने लॉरा की ओर मुड़कर कहा, आप चिंतित लगती हैं डार्लिंग, शादी की तैयारी का तनाव है क्या? लॉरा ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज़ धीमी थी। वो कहती, सब ठीक है, लेकिन वॉल्टर को साफ साफ दिख रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है। मैरियन की आंखें गुस्से से चमक उठी, पर उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि वो जानती थी कि इस आदमी से उलझना आसान नहीं। सर पर्सिवल का वॉल्टर को देखना। जब ग्लाइड की नज़र वॉल्टर पर पड़ी, उसने कुछ क्षण उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वो उनके मन की बातें टटोल रहा हो। तो आप वो शिक्षक हैं जिनकी इतनी चर्चा सुनी है? उसके शब्द मीठे थे, पर लहजा किसी छुपी हुई चुनौती जैसा था। वॉल्टर ने शांति से कहा, मैं केवल अपना काम करता हूँ सर। ग्लाइड ने हल्की मुस्कान दी। अच्छा है, काम में ध्यान दीजिए, अनावश्यक बातों में नहीं। ये वाक्य साधारण नहीं थे, ये एक चेतावनी थे। मेरियान की बात। ग्लाइड के चले जाने के बाद मेरियान ने वॉल्टर को एक कड़े स्वर में कहा, सावधान रहिए, उसने आपको आज पहली बार देखा है, लेकिन उसे पहले ही लग चुका है कि आप लॉरा की चिंता करते हैं। वॉल्टर के दिल में चिंता बढ़ती जा रही थी। अब वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वो अनजाने में एक ऐसी दीवार से टकरा चुके थे जिसके पीछे बहुत गहरा अंधेरा था। सर पर्सिवल ग्लाइड की मुस्कान, लॉरा का छुपा हुआ डर और दो महिलाओं का एक जैसा चेहरा, ये सब एक बड़ी साजिश की शुरुआत थे। अध्याय 6। वो शादी जिसे लॉरा नहीं चाहती थी। सर पर्सिवल ग्लाइड के आने के बाद लिमरिच हाउस की हवा बदल गई। पहले जो घर कला, संगीत और शांति से भरा रहता था, अब वहाँ एक अजीब सी जल्दबाजी और तनाव फैल गया। नौकर इधर उधर भाग रहे थे। मेरियन हर छोटी बात पर चिढ़ने लगी थी, और लॉरा हर दिन पहले से ज़्यादा शांत और डर से भरी लगती थी। घर में हर तरफ शादी की चर्चा थी। गाउन किस डिज़ाइन का होगा, किस चर्च में शादी होगी, कैसे मेहमान आएंगे, सर पर्सिवल का ठहरना कहाँ होगा। लेकिन इन तैयारियों के बीच लॉरा की मुस्कान हमेशा थोड़ी टूटी हुई लगती थी। एक दिन वॉल्टर ने देखा, लॉरा फूलों की टोकरी लेकर खड़ी थी, पर उसकी आंखें कहीं दूर खोई हुई थी। वॉल्टर ने धीरे से पूछा, क्या आप खुश हैं? लॉरा कुछ क्षण वॉल्टर को देखती रही, जैसे वो कहना चाहती हो नहीं, लेकिन वो मुस्कुराकर रह गई। मैं ठीक हूँ, बस सोच रही हूँ। पर उसकी आंखें कुछ कह रही थी। मैं इस शादी में फंसी हुई हूँ। मैरियान का टूटना। उसी शाम मैरियान वॉल्टर के कमरे में आई। उसका चेहरा लाल था, गुस्से से। वॉल्टर, लॉरा आपसे कुछ छुपा रही है, पर मैं नहीं छुपाऊंगी। वॉल्टर तनकर खड़े हो गए। क्या हुआ है? मैरियान ने गहरी सांस लेकर कहा, लॉरा इस शादी से खुश नहीं है। वो सर पर्सिवल से शादी नहीं करना चाहती, पर उसे मजबूर किया जा रहा है। वॉल्टर स्तब्ध रह गए। किसने किया उसे मजबूर? मैरियान ने खिड़की की ओर देखते हुए कहा, उसके पिता ने। अपनी वसीयत में उन्होंने एक शर्त रखी थी कि लॉरा इस शादी को मना नहीं कर सकती। वॉल्टर का दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। लॉरा, जो इतनी शांत, इतनी कोमल थी, अंदर ही अंदर इतनी बड़ी कैद में फंसी थी। मैरियान आगे बोली, और मुझे सर पर्सिवल पर भरोसा नहीं है। उसका कोई राज है, कोई ऐसा सच जिसे वो किसी भी कीमत पर छुपाना चाहता है। वॉल्टर की आंखों के सामने उस सफ़ेद कपड़ों वाली औरत की तस्वीर फिर उभर आई। डर, भागना, मदद मांगना, क्या वो औरत भी सर पर्सिवल के अतीत का हिस्सा थी? वॉल्टर और लॉरा का एक अचानक पल। अगली सुबह बारिश हो रही थी। वॉल्टर बरामदे में खड़े थे।
जब लॉरा वहाँ आकर चुपचाप खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उसने ज़मीन पर नज़र रखते हुए कहा, कभी कभी हम अपने दिल की बात नहीं कह पाते क्योंकि उससे किसी और की ज़िंदगी टूट जाएगी। वॉल्टर ने धीरे से कहा, और आपकी ज़िंदगी, वो किसकी है? लॉरा की आंखें भर आई। ये पहली बार था जब उसने अपने दर्द को बिना किसी शब्द के स्वीकार कर लिया था। पर तभी सर पर्सिवल की आवाज़ दूर से गूंजी, लॉरा। लॉरा तुरंत पीछे हट गई। उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया। वॉल्टर का दिल भारी हो गया। वॉल्टर अब पूरी तरह समझ चुके थे कि लॉरा की मुस्कान नकली थी। उसकी आंखों में एक मौन की चीख थी। और सर पर्सिवल, वो इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक टुकड़ा था। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते वॉल्टर कुछ कर भी नहीं सकते थे। उनका दिल डूबने लगा। ये शादी लॉरा के लिए एक नई शुरुआत नहीं, एक खतरनाक अंधेरी राह की शुरुआत थी। और वॉल्टर को साफ दिख रहा था, अगर कुछ नहीं बदला तो लॉरा की जिंदगी खत्म होकर रह जाएगी। अध्याय 7, संदिग्ध सच, छिपे हुए चेहरे। लाइमरिज हाउस में हवा का रंग अब बदल चुका था। वॉल्टर हार्टराइट के जाने से पहले जो हल्की सी चमक हर कमरे में महसूस होती थी, वो अब गायब हो चुकी थी। लॉरा फेरली के चेहरे पर वो पुरानी मासूमियत तो थी, पर उसकी आंखों में एक गहरा खालीपन उतर आया था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा में से रोशनी निकाल ली हो। क्यों गया वॉल्टर हार्टराइट लाइमरिज से? उसका जाना मजबूरी में था। शांत स्वभाव की लॉरा उससे एक ऐसा रिश्ता महसूस कर रही थी जो समाज को स्वीकार नहीं होता। लॉरा पहले से ही सर पर्सिवल ग्लाइड से शादी के वादे में बंधी हुई थी, एक ऐसा वादा जो उसके पिता ने मरने से पहले करवाया था। वॉल्टर अपने दिल को दबाकर चला गया ताकि लॉरा की इज्जत और उसकी भावनाओं पर कोई धब्बा न लगे। उसका जाना लॉरा के लिए पहला टूटता हुआ धागा था। वॉल्टर के जाते ही सर पर्सिवल लैम्ब्रिज लौट आया, लेकिन इस बार उसका आना काफ़ी अलग था। उसके चेहरे पर कृत्रिम मुस्कान, बातों में अधीरता, लॉरा को अपने अधिकार में लेने की उतावली और मेरी एन पर लगातार नज़र। मेरी एन तुरंत समझ गई कि ये सर पर्सिवल वो नहीं था जो पहली बार आया था। उसकी चाल, उसकी आवाज़, उसका स्वभाव, सब कुछ किसी छिपी हुई मंशा की ओर इशारा कर रहा था। पत्र का मिलना, कहानी का पहला बड़ा झटका। उस दिन मौसम कुछ उदास था। आसमान पर हल्की धुंध थी। मेरी एन लैम्ब्रिज हाउस की पुरानी लाइब्रेरी में बैठी थी, जहाँ दीवारें ऊंची थी और अलमारियाँ इतनी पुरानी कि लकड़ी की खुशबू खुद कहानी कहती थी। अचानक पीछे से धीमे कदम पड़े। ये थी जेन, लैम्ब्रिज की नौकरानी। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ा हुआ था, जैसे उसने कुछ गलत देख लिया हो। वो धीरे से बोली, मिस मेरियन, मुझे सफाई करते समय एक कागज़ मिला है, मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए। जेन के हाथ में एक पुराना, मोड़ा हुआ, हल्का पीला पड़ा हुआ कागज़ था। मेरियन ने वो कागज़ खोला और जैसे ही लिखावट उसकी नज़रों में पड़ी, उसकी सांसें रुक गई। ऊपर लिखा था एन कैथरिक। कागज़ की लिखावट असमान थी, जैसे किसी ने बहुत जल्दी में बहुत डरे हुए हाथों से लिखा हो। स्याही जगह जगह धुंधली थी, जैसे लिखने वाली रो रही हो या डर से उसके हाथ कांप रहे हो। पत्र की शुरुआत एक अजीब घबराहट से होती है। अगर ये पत्र किसी भरोसेमंद व्यक्ति के हाथ लगे तो वो समझ जाएगा कि मैं कैसे और क्यों इस जगह आई हूँ। सर पर्सिवल मुझे चुप कराना चाहते हैं। मेरे अतीत में एक राज है जो उसे तबाह कर सकता है। वो मुझे पागल खाने जैसे स्थान दिखाता है, पर असल में मेरी पहचान मिटाना चाहता है। मेरी अन पढ़ते पढ़ते काँप गई। उसने आगे पढ़ा, लॉरा को उस आदमी से बचाइए। वो उसे ऐसे कागज़ों पर साइन करवाएगा जो उसके जीवन को बर्बाद कर देंगे। आखिर में एक टूटी हुई, कमज़ोर सी लिखावट में, मुझे डर है कि मैं सच बताने से पहले ही खत्म कर दी जाऊंगी। नीचे एक धुंधला, कमज़ोर सा हस्ताक्षर, एन कैथरिक। पत्र पढ़कर मेरियान के दिमाग में सब जोड़ने लगा। एन सर पर्सिवल को नाम से जानती थी। एन किसी डरावनी जगह में बंद थी। सर पर्सिवल उसके अतीत को मिटाना चाहता था। शायद वह सफ़ेद कपड़ों वाली औरत भी एन ही थी। लॉरा भी सर पर्सिवल से शादी करने वाली है। इसका मतलब था सर पर्सिवल सिर्फ लॉरा की संपत्ति या प्रतिष्ठा के पीछे नहीं है, वो कुछ गहरे राज छुपा रहे हैं। और एन कैथरिक, वो उस राज की इकलौती गवाह है।
पत्र पढ़ने के बाद मेरी एन ने लैम्ब्रिज हाउस को अलग दृष्टि से देखना शुरू किया। हर बंद दरवाज़ा उसे किसी छिपी हुई साजिश जैसा लगने लगा, हर पर्दा जैसे किसी गवाह की तरह। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, लॉरा को इसे निकालना होगा, और वो भी जल्दी। लेकिन उसे पता नहीं था सर पर्सिवल जल्दी वापस आने वाला है। उसके साथ आने वाला है काउंट फॉस्को, एक ऐसा आदमी जो शब्दों के बिना भी लोगों के दिल पढ़ सकता है। और लॉरा का जीवन अब एक ऐसे जाल में फंसने वाला है जिसे कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता। अध्याय 8। एन कैथरिक के रहस्यमय पत्र ने मेरी एन को हिलाकर रख दिया, लेकिन लॉरा, वो अब भी उस पत्र की गहराई को नहीं समझ पा रही थी। उसे सिर्फ इतना लगता था कि वॉल्टर के जाने से उसका दिल जैसे खाली हो गया है, और सर पर्सिवल की छाया उस खालीपन में उतनी ही तेजी से फैल रही है। मेरी एन के लिए ये घर अब सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक खुली आंखों का सपना बन गया था, जिसके हर कोने में एक अलग रहस्य छुपा हुआ था। सर पर्सिवल दोबारा आते हैं, और पहली बार डर का एहसास। कुछ दिनों बाद सर पर्सिवल लैम्ब्रिज पहुंचता है, लेकिन इस बार उसका आना बिल्कुल अलग होता है। पहली बार मेरी एन को स्पष्ट दिखाई देता है। उसकी निगाह बेताबी वाली थी, बोलने में कठोरता थी, और किसी जल्दी में होने का, किसी डेडलाइन में फंसे होने का तनाव। शाम की चाय पर सर पर्सिवल ने सीधे मेरी एन से कहा, शादी जल्दी होनी चाहिए, बहुत देर हो रही है। मेरी एन ने शांत स्वर में पूछा, क्यों इतनी जल्दी है? सर पर्सिवल रुका। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गहराया हुआ भाव आया। कुछ काम है जो शादी के बाद ही हो सकते हैं। मेरी एन ने सोचा, क्या वही डॉक्यूमेंट, वही कागज़ जिनके बारे में एन ने चेतावनी दी थी? लॉरा ये बातचीत सुन रही थी, पर उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। वॉल्टर के जाने के बाद लॉरा ज़्यादा चुप चुप रहने लगी थी। रातों को नींद नहीं आती थी। सगाई की बात चलती ही उसकी आवाज़ कांपती थी, और सबसे बड़ी बात, सर पर्सिवल के सामने उसका मन बंद हो जाता था। मेरी एन ने एक शाम लॉरा को अकेले कमरे में बैठा पाया। उसकी गोद में वॉल्टर की बनाई हुई एक छोटी सी स्केचबुक थी, जिसे वो जल्दबाजी में छुपा देती है। लॉरा धीरे से कहती है, मेरी एन, मुझे ये शादी ठीक नहीं लगती। सर पर्सिवल के साथ एक अजीब सी बेचैनी होती है, पर मैं वादे से पीछे नहीं हट सकती। मेरी एन ने लॉरा का हाथ पकड़ लिया, लेकिन लॉरा की आंखों में आंसू थे। ये आंसू सिर्फ वॉल्टर को खोने के नहीं थे, ये आंसू भविष्य के डर के थे। एक हफ्ते बाद हॉल के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मेरी एन खिड़की से देखती है। एक भारी भरकम लेकिन बेहद सोफिस्टिकेटेड आदमी धीरे धीरे गाड़ी से उतर रहा था। उसके पीछे उसकी पत्नी मैडम फॉस्को, जो लॉरा की मौसी थी। दरवाज़ा खुलते ही घर में एक अजीब सी खामोशी उतर आई। काउंट फॉस्को विशाल शरीर का था, चांदी सी साफ दाढ़ी थी, आंखों में तेज लेकिन शांत बिजली थी, चाल इतनी मुलायम कि उसके भारी शरीर पर शक होने लगे, और उसकी मुस्कान, वो मुस्कान जो देखकर लगता था कि वो सब कुछ जानता है और फिर भी कुछ नहीं कहता। मेरी एन उसे देखकर तुरंत चौकन्नी हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि ये व्यक्ति केवल मेहमान नहीं है, ये किसी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लॉरा की मौसी पहले भावुक, डरपोक और थोड़ा भोलेपन लिए रहती थी, लेकिन फॉस्को के साथ आते ही वो किसी और दुनिया में ही लगने लगी। वो सिर्फ अपने पति की ओर देखती थी, बिना उसकी इजाज़त के कुछ नहीं बोलती थी। मुस्कान में गर्माहट की जगह एक खालीपन था, पूरी तरह कंट्रोल में, और उसका चरित्र बहुत अजीब हो चुका था। मेरी एन सोचती है, यह आदमी क्या है जिसने अपनी पत्नी की आत्मा तक बदल दी। अगली ही सुबह मेरी एन नीचे जाती है और देखती है सर पर्सिवल और काउंट फॉस्को लैम्ब्रिज की लाइब्रेरी में दरवाज़ा बंद करके बातचीत कर रहे हैं। आवाज़ दबा रखी गई थी, लेकिन मैरी एन ने कुछ शब्द पकड़ लिए। सर पर्सिवल कहते हैं, लॉरा को ये साइन करना ज़रूरी है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। काउंट फॉस्को कहता है, धैर्य रखो दोस्त, तुम्हारा डर तुम्हें ही डुबो देगा। लॉरा को बहलाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, पर मेरे लिए नहीं। मेरी एन का दिन धड़कना भूल गया। पत्र, सर पर्सिवल का व्यवहार, लॉरा की बेचैनी और अब काउंट फॉस्को, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। लॉरा खतरे में थी और मेरी एन अकेली उसे बचाने की कोशिश कर रही थी।
उसे खुद से ये सवाल बार बार पूछना पड़ता था। वॉल्टर होता तो क्या करता? क्या मैं अकेले इस जाल को समझ पाऊंगी? अध्याय 9। वॉल्टर के जाने के बाद मैरियन बगीचे में टहल रही थी। हवा में नमी और पत्तों में सिसकियां थीं। तभी उसे झाड़ियों के पास एक सफ़ेद धब्बा दिखाई दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसकी धड़कन रुक गई। वो वही औरत थी, वुमन इन वाइट, एन कैथरिक। चेहरा भयभीत, होठ सूखे हुए और आंखें गहरे डर से फैली हुई। उसने मैरियन को देखते ही कहा, उसे सर पर्सिवल से बचाइए। वो लड़की, वो उसी तरह दिखती है जैसे मैं दिखती थी। मैरियन चौंक गई। क्या लॉरा और एन में कोई समानता थी? क्या इसी वजह से एन उसे लगातार चेतावनी भेज रही थी? एन ने मैरियन से हाथ जोड़कर कहा, आप उनकी दोस्त हैं, आप ही लॉरा को सच्चाई बता सकती हैं। लेकिन तभी दूर से किसी आदमी के कदमों की आहट सुनाई दी। एन डर कर भाग गई, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मैरियन की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। रात को मेरी एन ने अपनी डायरी में लिखा, सर पर्सिवल किसी बात से डरा हुआ है। एन उसी से जुड़ा हुआ नाम लेकर कांपती हैं। दोनों औरतें, एन और लॉरा, एक जैसी दिखती हैं। वॉल्टर का जाना सर पर्सिवल के लिए फ़ायदे का है। सब कुछ शादी के बाद बदल सकता है और शायद खतरा भी बढ़ सकता है। मेरी एन को महसूस हुआ कि सर पर्सिवल शादी न होने देने के डर से कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक। उसी रात सर पर्सिवल ने नौकर से झुंझला कर पूछा, यहाँ कौन आया था? किसने बगीचे में घूमने की हिम्मत की? उसका चेहरा गुस्से से भरा था, पर आंखों में साफ डर दिख रहा था, जैसे उसे पता था कि ये बगीचे में घूमने वाली कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि उसका अतीत था। वो अतीत जिसे वो किसी कीमत पर दफन करना चाहता था। अब मैरियन समझ चुकी थी कि ये मामला सिर्फ एक चेतावनी वाला पत्र नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े खेल और षड्यंत्र का संकेत है। उसने अपने आप से प्रण लिया, लॉरा जब तक सर पर्सिवल से शादी नहीं कर लेती, मैं उसके साथ ही रहूंगी, और अगर शादी में कोई भी खतरा दिखा तो मैं सच्चाई उजागर कर दूंगी। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि असली खतरा शादी के बाद आने वाला है, और सर पर्सिवल का साथ देने वाला एक और व्यक्ति है, एक चालाक, भूत सी मुस्कान वाला आदमी, काउंट फास्को। अध्याय 11। शादी की तैयारी। शादी वाले दिन लिमरिच हाउस में रौनक थी। हर जगह फूल, महंगी सजावट और मेहमानों की भीड़ थी, लेकिन लॉरा के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक हल्की सी झिझक, जैसे उसकी आत्मा पीछे कुछ छोड़ आई हो। मैडम फॉस्को, एक भारी, चुपचाप और रहस्यमयी महिला, लॉरा को चुपचाप देखती रही थी। मेरी एन को ये निगाहें बिल्कुल पसंद नहीं थी। लॉरा अपनी शादी के बाद ब्लैक वाटर पार्क में रहती है। सर पर्सिवल और काउंट फास्को धीरे धीरे उसे तोड़ने की शुरुआत करते हैं, उसके फैसलों पर सवाल करते हैं, उसके शब्द को बेख्याली बताते हैं, उसके चिट्ठियों को रोक देते हैं और उसे अकेले छोड़ देते हैं। मेरी एन को सबसे दूर रखते हैं, और उनका असली उद्देश्य होता है लॉरा को मानसिक रूप से अस्थिर साबित करना। ये आइडेंटिटी थेफ्ट का पहला कदम था। इसी दौरान एक और बड़ा मोड़ आता है। एन कैथरिक, वही वुमन इन वाइट, अचानक बीमार पड़ती है। कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी, एन और लॉरा एक जैसी दिखती थी। एन पहले से ही मेंटल पेशेंट थी। उसकी पहचान साबित करने के लिए कोई परिवार का नहीं था। सर पर्सिवल और फॉस्को को ये मौका परफेक्ट लगा। वे चुपचाप एन के कागजात बदल देते हैं और उसे लॉरा फेयरली के नाम से दफना देती हैं। अध्याय 12। एन को लॉरा बताकर दफनाने के बाद अब असली लॉरा को रास्ते से हटाना ज़रूरी था। फॉस्को और पर्सिवल उसे डराते हैं, मानसिक रूप से दबाते हैं, उसे हिस्टेरिकल दिखाने की कोशिश करते हैं और अंत में लॉरा को ज़बरदस्ती मानसिक पागल खाने में भेज देते हैं। एसएलएम के रिकॉर्ड में अब लिखा जाता है, ये महिला एन कैथरिक है और वो मानसिक रूप से पागल है। दुनिया को भी यही बताया जाता है। पर्सिवल और फॉस्को का प्लान सफल लगता है। सभी अखबारों, रिश्तेदारों और सामाजिक संपर्कों में यही खबर फैलती है, लॉरा फेयरली की मृत्यु हो गई। अब कोई भी एसएलएम जाकर ये नहीं पूछेगा कि वहाँ वाली महिला कौन है, क्योंकि दस्तावेज साबित करते थे कि लॉरा तो मर चुकी है। लॉरा की संपत्ति पर अब पर्सिवल और फॉस्को का नियंत्रण था। ये विक्टोरियन फिक्शन का सबसे आइकॉनिक आइडेंटिटी रॉबरी ट्विस्ट था। लॉरा की मौत की खबर सुनकर
मैरियन टूट जाती है, लेकिन कुछ बातों पर उसे गहरा शक होने लगता है। लॉरा की मौत अचानक क्यों होती है? डॉक्टर की रिपोर्ट इतनी अजीब क्यों थी? पर्सिवल और फॉस्को की गतिविधियां इतनी अजीब क्यों हैं? इसी बीच वॉल्टर हार्टराइट वापस इंग्लैंड पहुंचता है और मैरियन से मिलता है और दोनों मिलकर असल कहानी तलाशने में लग जाते हैं। एक दिन एक कमज़ोर, डरी हुई, टूटी फूटी महिला मिलती है। चेहरा, आवाज़ और व्यवहार सब लॉरा जैसा है, लेकिन दुनिया ने तो कहा था कि लॉरा मर चुकी है। पर हकीकत क्या है? एसएलएम से भागी हुई महिला असली लॉरा फेयरली ही है। वो शब्द ठीक से बोल नहीं पाती, लेकिन बार बार दो नाम कहती है, फॉस्को, फॉस्को। एन, मेरी एन और वॉल्टर समझ जाते हैं। एन कैथरिक की मौत थोड़ी अजीब थी। उसकी पहचान लॉरा की पहचान से बदल दी गई। असली लॉरा को मानसिक रोगी की तरह कैद रखा गया। वॉल्टर गहराई से जांच करता है और उसे एक शॉकिंग सच मिलता है। सब पर्सिवल की असली पहचान ही नकली थी। उसका जन्म हकीकत में अवैध था। वो सोशल स्टेटस पाने के लिए झूठे दस्तावेज़ों का इस्तेमाल कर रहा था। ये राज सिर्फ एन और उसकी माँ जानती थी, इसीलिए उसने एन को पागल खाने भेज दिया और अब लॉरा को भी चुप कराना चाहता था। अगर ये राज दुनिया में फैलता तो उसका नाम, उसकी दौलत और लॉरा की विरासत सब चला जाता। ये असली वजह थी आइडेंटिटी थेफ्ट की। अपने झूठ से घिरा पर्सिवल अपनी फाइलें जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग फैल जाती है और वो खुद उसमें फंस जाता है। ये एक्सीडेंट का कर्मा था, लेकिन आइडेंटिटी थेफ्ट का पहला खलनायक खत्म हो जाता है। फॉस्को भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पुराने राजनीतिक दुश्मन उसे पकड़ लेते हैं। वही संगठन जिसे उसने धोखा दिया था। काउंट फॉस्को भी मर जाता है और पहचान चुराने की ये खतरनाक साजिश वही समाप्त हो जाती है। वॉल्टर अदालत में दस्तावेजों और गवाहियों के साथ साबित करता है, एसएलएम में कैद महिला ही असली लॉरा है और जो दफनाई गई है वो एन कैथरिक थी। अदालत लॉरा को उसकी वैध पहचान वापस दे देती है। कहानी समाप्त होती है। लॉरा सुरक्षित बचती है, मेरी एन भी उसके साथ बच जाती है और वॉल्टर तथा लॉरा एक शांत नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम कहानी के अंत में देखते हैं कि सर पर्सिवल, जिसने इतने झूठों पर अपनी इमारत खड़ी की थी, अंत में वही झूठ उसके खिलाफ गवाही बन जाते हैं। वो भागता है, छुपता है और अंत में उसका हश्र वही होता है जहाँ गुनाह का रास्ता हमेशा जाता है, तबाही की ओर। फॉस्को, जो खेल का मास्टरमाइंड था, आखिर में मजबूरी में सच के सामने झुकता है, क्योंकि अपने ही बनाई जाल में वो भी फंस चुका होता है। और सबसे खूबसूरत हिस्सा, लॉरा, जो कभी एक मासूम, डरी हुई, कमज़ोर लड़की थी, अपनी पहचान वापस पाती है, अपनी आवाज़ पाती है और अंत में वो उसी इंसान के साथ खुशहाल रहती है जिसने उसे कभी बिना कुछ मांगे प्यार दिया था, वॉल्टर हार्टराइट। उन दोनों की शादी की कहानी का सबसे आशावादी पल है। मैरियन उनके साथ रहती है, परिवार का हिस्सा बनकर। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ कोई भूत प्रेत नहीं होते, बल्कि वे लोग होते हैं जो चेहरे पर नेक बनकर आते हैं, लेकिन भीतर से दुनिया को धोखा देने में माहिर होते हैं। द वुमन इन वाइट सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अपनी पहचान, अपनी सच्चाई और अपने भरोसे की रक्षा करना कितना ज़रूरी है। और साथ ही ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे कमज़ोर दिखने वाले लोग ही सबसे बड़ी साजिश को मात देते हैं। लॉरा बचती है क्योंकि वो अकेली नहीं थी। उसके पास एक बहादुर बहन मैरियन और एक सच्चा साथी वॉल्टर था। और यही ये कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। समय कितना भी अंधेरा क्यों न हो, अगर आपके साथ कोई सच्चा इंसान खड़ा हो तो साजिश, झूठ और बुराई कभी जीत नहीं सकती।